हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीम निष्ठा इन एसोसिएशन विद इंग्लिश फंडा। मैं विनोद शंकरन और यूपीएससी सीएपीएफ का कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, कौन कौन से ग्रामर कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपको कहीं पर डाउट होता हो तो उस एरिया को उस इलाके को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें कैसे काम करना है इसके बारे में देखते हैं। लेट्स कम टू द, हमने पहले एक वीडियो किया था, ये सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, और देखना हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट्स कैसे कैसे पूछे जाते हैं। ये एक चीज याद रखना, सीएपीएफ में इंग्लिश में स्कोर करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स पूरे आते हों तो, मतलब एक बार पूरा कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है तो आपको ये जीएस के जैसा नहीं है कि वास्ट सिलेबस है, वास्ट करिकुलम है, ऐसा नहीं है। इसमें लिमिटेड करिकुलम है, लेकिन पूरा जानना एक बार होगा ही, और लॉजिक लगाने आना चाहिए। ग्रामर सीखा जाता है पूरी लॉजिक से, ठीक है। और आपकी हिंदी अच्छी है तो बहुत आसानी के साथ इंग्लिश कर सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट वन। रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, मेकिंग नेसेसरी चेंजेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। बिना मीनिंग बदले हुए इसको चेंज करना है। द चिल्ड्रन सेड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग। अब ये डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में करने के लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें होना ही चाहिए। बाहर में सेड है तो बाहर में पास्ट टेंस है, तो डबल कोट्स के अंदर में भी अगर पास्ट टेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। सेड को टेल करना है कि नहीं, नहीं करना है। सेड के साथ अगर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को टेल नहीं करना है, टोल्ड नहीं करना है, क्योंकि टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है। टोल्ड लिखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, टोल्ड मी, टोल्ड हिम, टोल्ड देम। ऐसे अगर हम मैं नहीं लिखूंगा तो टेल को लिख ही नहीं पाऊंगा, और चूंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेल के बाद भी टेल तो यूज ही नहीं कर सकता। सेड इंट्रांजिटिव है। सेड के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूं तो टू लिख कर लिखता हूं। जब टू नहीं दिखाई दे तो सेड को सेड ही लिखना है, ठीक है। जब टू, सेड के बाद टू ना हो तो टेल नहीं लिखना है। तो द चिल्ड्रन सेड वी वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग हो जाएगा दैट मॉर्निंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन सेड दैट दे हैड गॉन टू द जू दैट मॉर्निंग। क्यों सर पास्ट परफेक्ट आपने क्यों कर दिया? क्योंकि बाहर में पास्ट टेंस है, तो बाहर में पास्ट परफेक्ट कर दिया और दिस मॉर्निंग को दैट मॉर्निंग कर दिया। कब हम टेंस को चेंज करते हैं ये याद रखना, हमेशा याद रखना। डायरेक्ट स्पीच में जब तक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी आपका रिपोर्टेड वर्ब जो है वो टेंस बदलता है। अगर बाहर में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता, सिर्फ पर्सन्स बदलते हैं। कम टू द सेकंड वन, ये भी डायरेक्ट स्पीच से ही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। शी सेड दैट दे वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट। ओके, फिर बाहर में सेड है सर और सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिखना पड़ेगा। क्या सर हम डायरेक्ट स्पीच में भी टेल लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सर इनडायरेक्ट स्पीच में सेड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। सेड और टेल कुछ भी लिख सकते हो किसी भी स्पीच में, बशर्ते कि सेड के साथ ऑब्जेक्ट हो तो हम टेल लिख सकते हैं। अगर सेड के साथ ऑब्जेक्ट ना हो तो टेल के बारे में सवाल भी नहीं। ओके, तो शी सेड दैट दे वुड हैव अ पार्टी दैट नाइट हो जाएगा टू नाइट, वुड हैव हो जाएगा विल हैव, दे हो जाएगा वी, ठीक है। तो सेंटेंस को बदल जाना चाहिए ऐसे, शी सेड वी विल हैव अ पार्टी टू नाइट हो गया दैट नाइट, और विल हैव हो गया वुड हैव। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। वॉइस में भी दो तीन क्वेश्चन आते ही। पीपल से द ब्रिज इज अनसेफ, पीपल से द ब्रिज इज अनसेफ, इसमें दो क्लॉजेस हैं। पीपल से एक क्लॉज है, द ब्रिज इज अनसेफ दूसरा क्लॉज है। सर द ब्रिज इज अनसेफ को तो हम पैसिव में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां पर में हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब का पैसिव तो होगा नहीं, तो पीपल से का ही हो सकता है। तो कैसे करते हैं? पीपल तो जनरल हो गया तो उसको लिखना भी नहीं है पैसिव में, तो कैसे लिखना है? इट इज सेड दैट द ब्रिज इज सेफ। देखो इसको तो वैसे वैसे लिखना है, ये तो नहीं बदलेगा। ओके, लेकिन पहला पीपल से को हम इट इज सेड बाय पीपल आपने क्यों नहीं लिखा है सर? क्योंकि जब भी कोई जनरली कहा हुआ बात हो, पीपल, एवरीबॉडी, इन सबको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रीराइट द सेंटेंस इन द करेक्ट फॉर्म। देखो सेंटेंस रीफ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस या नया सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये सब कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। मैं जब भी आपको ग्रामर क्लासेस शुरू करता हूं
पहला क्लास होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, सेकंड क्लास होता है सेंटेंस बनाना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कैसे किस सेंटेंस को सिंपल बोलते हैं, किसको कंपाउंड, किसको कॉम्प्लेक्स, यहीं से शुरू ही होती है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ग्रामर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट करें हमें और कोर्सेज ज्वाइन करें, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप। ओके, अब इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस होता क्या है, जिसमें एक क्लॉज होता है, सिर्फ एक मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा क्लॉज होता ही नहीं। ठीक है, इसमें कितने क्लॉज हैं सर? दो। आपको कैसे पता? यही तो बता रहा हूं, क्लॉजेस और फ्रेजेस। कल वाले क्लास में भी बताया था, क्लॉजेस और फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट जिसको आता है उसको आधा इंग्लिश आता है। ओके, सो ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन, ये एक क्लॉज है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, दूसरे क्लॉज। तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं और ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज का जोड़ हो जाए तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉम्बिनेशन हो जाए तो इसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लेकिन फिर आप बोलोगे कि सर प्रिंसिपल क्लॉज किसको बोलते हैं? ऐसा एक क्लॉज जिसके बाद फुल स्टॉप लगाओगे तो पूरा अपने आप ही सेंटेंस बन जाएगा, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। देखो इसको बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो सेंटेंस से और फुल स्टॉप लगा के देखो, सेंटेंस खुद ही बन जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप, फुल स्टॉप। लेकिन इसको लिखूंगा ना, ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन, फुल स्टॉप नहीं लगा पाऊंगा, अलग करके। तो ऐसे क्लॉज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज। और इन जो दोनों का जोड़ हो जाए डिपेंडेंट क्लॉज का, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का और प्रिंसिपल क्लॉज का जोड़ हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। और सर सिंपल सेंटेंस बनाना होगा तो एक क्लॉज होना चाहिए, मेन क्लॉज होना चाहिए, वही प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लॉज को तीन नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो इस सेंटेंस को कैसे चेंज करना चाहिए? आंसर देखो, ये दो लिख सकते हो। ऑल्दो देयर इज इन्फ्लेशन की जगह मैं एक प्रिपोजिशन लिखूं, ये कंपाउंड प्रिपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ, हालांकि, इन स्पाइट ऑफ, या तो इन स्पाइट ऑफ लिखो या तो डिस्पाइट लिखो। डिस्पाइट लिखो तो ऑफ मत लिखो, इन स्पाइट लिखेंगे तो ऑफ लिखना है। तो इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन या डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, ठीक है, ये तो फ्रेज हो गया। प्रिपोजिशन से जब भी शुरू होगा तो फ्रेज ही हो सकता है, क्लॉज नहीं बन सकता। प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रिपोजिशनल फ्रेज, क्लॉज नहीं बन सकता। तो एक इसमें एक फ्रेज बन जाएगा ये, और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप ये बन जाएगा क्लॉज। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। सो इन स्पाइट ऑफ द इन्फ्लेशन, डिस्पाइट द इन्फ्लेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज गॉन अप। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का मतलब है हालांकि। नेक्स्ट है द ट्यूटर हैज कम, ही विल टीच माई सन। दो सिंपल सेंटेंसेस है, दो मेन क्लॉज वाले सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ, दो मेन क्लॉजेस है, दो सिंपल सेंटेंसेस। दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ के, ठीक है, ये दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ के और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसमें सिर्फ टू यूज करना है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, अलग अलग से दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे? ऐसे, द ट्यूटर हैज कम टू टीच माई सन। द ट्यूटर हैज कम टू टीच माई सन। ये टू टीच माई सन क्या है सर? ये इंफिनिटिव फ्रेज है सर। ये सारा चीज आप सिखा दोगे, मैं पक्का सिखा दूंगा। मैंने कहा अगर ग्रामर सीखना है पूरे अच्छे तरीके से, एकदम सर, एकदम बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक का, you have the solution in Vinod sir and Team Nishta. Okay, come to the next one. You may either have an apple or an orange. Correct the sentence. Sir, sentence तो सही लग रहा है, करेक्शन इसमें क्या करना है? You may either have an apple or an orange. अब either और क्या होता है? कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। either or, neither nor, not only but also, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। कोरिलेटिव के साथ एक प्रॉब्लम है, कोरिलेटिव कंजंक्शन उसी पार्ट ऑफ स्पीच को कोरिलेट कर सकता है जो एक जैसा हो, जो एक जैसा हो। तो यहां पर मैं देखना, ईदर के बाद आपका वर्ब है और के बाद एक नाउन है।
कैसे कंपेयर होगा, को रिलेट कैसे करूं, वर्ब को ऑन से, हैव को ऑन से कैसे को रिलेट करूं। तो करना क्या पड़ेगा, कुछ नहीं, इधर को उठाओ और यहां रख दो, तो ये भी नाउन हो जाएगा और के बाद भी नाउन हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस ये है, यू मे हैव ईदर एन एप्पल नाउन और एन ऑरेंज नाउन। ऐसे करना, और ये सारी चीज सर आपको नजर कैसे आता है, और ये तुमको भी आ जाएगा, ये देखते ही क्वेश्चन को सही करते हुए चले जाओगे, इतना आसान है। इसीलिए ग्रामर एक बार पढ़ लेना बहुत जरूरी है। नो सूनर डिड द सन राइज देन द रेन स्टॉप्ड। ओके, चलो अब सर इसमें नो सूनर डिड द सन राइज देन द रेन स्टॉप्ड, यहां पर में भी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉजेस है, नो सूनर डिड द सन राइज एंड द रेन स्टॉप्ड, दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसको मुझे एज सुन एज के साथ करना है, तो कुछ नहीं करना है, नो सूनर की जगह पे एज सुन एज लगाना है। तो कैसे लगाना है, नो सूनर का मतलब है सन उठा ही था कि बारिश रुक गई, सन उठा ही था कि बारिश रुक गई। अब मुझे ये बोलना है कि जैसे ही सन उठा वैसे ही बारिश रुक गई, जैसे ही सन उठा वैसे ही बारिश रुक गई। तो इसमें भी दो क्लॉजेस लिखना है, लेकिन एज सुन के एस के साथ लिखना है। सो एज सुन एज द सन रोज, सर डिड राइज क्या है, डिड राइज क्या है, इन्वर्जन में लिखा हुआ सिंपल पास्ट टेंस है, तो मैं सिंपल पास्ट टेंस लिख दिया। नो सूनर डिड द सन राइज, नो एज सुन एज द सन रोज द रेन स्टॉप्ड। ओके सर इन्वर्जन बोल रहा हो, वो बोल रहा हो, ये बोल रहा हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हाँ हैं, लेकिन लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार अगर पूरे ग्रामर को सीख लिया जाए सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, फिर दिक्कत ही नहीं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। Notwithstanding his hard work, he did not succeed. अब देखना, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, Notwithstanding his hard work एक फ्रेज है। ओके, फ्रेज टेंस नहीं दिखाते, फ्रेज टेंस नहीं दिखाते, और he did not succeed एक प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये सिंपल सेंटेंस हुआ। और इनको चाहिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, एक से ज्यादा प्रिंसिपल क्लॉज हो और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज ना हो, तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मतलब सुनो, कंपाउंड सेंटेंस में मोर देन वन प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, दो तीन चार, कम से कम दो होने चाहिए, और कोई भी प्लस नो डिपेंडेंट क्लॉज, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का बड़ा आसान रास्ता है, फैन बॉयज कंजंक्शन से अगर कोई दो सेंटेंसेस जुड़े तो पक्का ही कंपाउंड सेंटेंस है। फैन बॉयज कंजंक्शन, व्हाट आर द फैन बॉय कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। एक बार और लिख दूं, फॉर, एंड, नॉर एन से, बट, और ओ, और वाई से येट, और एस से सो। इन दोनों से अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, दो क्लॉजेस जुड़े हुए हैं, ये सब कंजंक्शंस को यूज करके, तो पक्का ही वो कंपाउंड सेंटेंस है। या दोनों क्लॉजेस कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों क्लॉजेस कम से कम प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं। ओके, सो चेंज इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो हमको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, चेंज इट इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, फैन बॉयज से ही जुड़ना चाहिए सर, आपने बताया था, तो बट से जोड़ते हैं तो हो जाएगा। उसने हार्डवर्क तो किया लेकिन सक्सीड नहीं कर पाया, तो बहुत आसान है। देखो, ही हैड वर्कड हार्ड कॉमा बट ही डिड नॉट सक्सीड। याद रखना, जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से दो क्लॉज को जोड़ेंगे कॉमा डालना जरूरी है। तो ही हैड वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ये भी मेन क्लॉज है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये भी मेन क्लॉज है, बट से जुड़ा हुआ है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कैसे सर, अभी अभी बताया, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा मेन क्लॉज होते हैं और वो फैन बॉयज से जुड़ते हैं। नाइन्थ सेंटेंस, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स, ही वॉज मोर स्लाई देन अ फॉक्स। जिसको, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें नो, नॉट, नन, नेवर, नथिंग ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है, वर्ड्स ऑफ नेगेशन नहीं है। याद रखना, सेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड ऑफ नेगेशन नहीं होना चाहिए, ना करने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। सो नो, 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 नॉट, नन, नेवर, नोबडी, अगर ये सब नहीं है
तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट वगैरह हो तो उसको लिखना है ना। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो यहां सब्जेक्ट है, वॉस है और बाकी सब सारे वर्ड्स हैं। तो सर ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी मेरे पास नो नॉट वगैरह नहीं। तो मुझे करना क्या है, इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नो नॉट वगैरह घुसा देना है, नो नॉट वगैरह इसमें ला देना है। तो हम क्या करते हैं, देखना बहुत आसान है। वो एक फॉक्स से भी ज्यादा चालाक था, तो हमें क्या क्या देना चाहिए? वो कोई फॉक्स से कोई कम चालाक नहीं था, फॉक्स से कोई कम चालाक नहीं था, जस्ट, ठीक है, नो जोड़ देंगे काम ही हो जाएगा। ही वॉज नो मोर स्लाई देन अ फॉक्स, ही वॉज नो मोर स्लाई देन अ फॉक्स। वो फॉक्स से कोई कम चालाक नहीं था, मतलब उसके बराबर था या उससे ज्यादा था। इसको हम अलंकार में भी ट्रीट करते हैं, ऐसे लिखने को हम अलंकार भी कहते हैं। ओके, किसी एस्पेक्ट को नेगेशन करके उसका अफर्मेशन कर देना, किसी एट्रीब्यूट को, किसी क्वालिटी को नेगेट करके उसको अफर्मेटिव में ले आना, उसको हम लोग बोलते हैं लाइटोटिस। ठीक है, जैसे सिमिली हाइपरबोली वगैरह है, वैसे ही लाइटोटिस है। ठीक है, तो ही वॉज नो मोर स्लाइड देन अ फॉक्स, ये तुम्हारा हुआ नेगेटिव सेंटेंस। कैसे नेगेटिव सेंटेंस हो गया सर? चूंकि नो आपने जोड़ दिया। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ही होता है, सिर्फ नो नॉट वगैरह होना चाहिए। अफर्मेटिव के जैसा ही होता है, लेकिन नो नॉट वगैरह होना चाहिए। चलो 10th क्वेश्चन में आप, द मैन वुड नॉट अग्री टू माई सजेशन, ही वुड नॉट लीव मी इन पीस। ओके, अब इसको नीदर नॉर कोरिलेटिव कंजंक्शन के साथ जोड़ना है, तो केयरफुल रहना चाहिए कि नीदर के बाद जो वर्ड आ रहा है वही नॉर के बाद भी आया, नीदर के बाद वर्ब तो नॉर के बाद भी वर्ब, नीदर के बाद नाउन तो नॉर के बाद भी नाउन। इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते रहे। कैसे बनेगा सर? कैसे बनेगा? द मैन वुड नीदर अग्री, देखना जिसको मैंने मैच किया है, नीदर अग्री ये वर्ब है, नीदर अग्री टू माई सजेशन नॉर लीव मी इन पीस, फिर वर्ब, नीदर के बाद वर्ब, नॉर के बाद वर्ब। सर ये सब क्या है सर? टू माई सजेशन, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज, लीव का ऑब्जेक्ट नहीं है। सर इतना क्लियर मैं भी बता सकूंगा क्या? आप जैसे बोल रहे हो उसी हिम्मत के साथ मैं बोल पाऊंगा क्या? ये बहुत सिंपल है बेटा, तुम भी बोल सको, कोई भी बोल सकता है। okay? इतना आसान होता है ग्रामर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेट। अब ये वर्ड्स भी आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी ये सेट्स नहीं देते। ठीक है, वोकैबलरी के वर्ड्स नहीं देते। वोकैबलरी सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिखाऊंगा कैसे वोकैबलरी सीखना है, कैसे इंप्रूव करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये दो क्लोज वर्ड्स हैं, एकदम नजदीक नजदीक दिखते हैं। आपके सीडीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाता है, दो वर्ड्स दे देते हैं, बोलते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस बताओ या किसका इनकरेक्ट यूसेज है बताओ। ओके, नाउ ये याद रखना, इम्पीटस नाउन है और इम्पेचुअस एडजेक्टिव है। आपको ये सब कैसे पता? सर आपको भी पता होगा, मैं सिखा दूंगा, इतना आसान है। देखो, इम्पीटस का मतलब है फोर्स, धक्का, जोर, हाँ? किसी के ओर धक्का मारना। और इम्पेचुअस का मतलब है डिसरेस्पेक्टफुल। तो सेंटेंस दो देख लेते हैं। Impetus, sir, joining Team Nishtha gave impetus to my preparation. Or he was so impetuous, he was so impetuous that the minister scolded him. कोई बंदा रहा होगा इतना डिसरेस्पेक्टफुल था कि मिनिस्टर ने उसको स्कोल्ड कर दिया, इम्पेचुअस। ओके, नाउ एल्यूजन और इल्यूजन, दोनों वर्ड का रूट तो एक ही है। एल्यूजन का मतलब है इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, इनडायरेक्टली रेफर करना, डायरेक्टली रेफर नहीं करके इनडायरेक्टली रेफर करना। इल्यूशन तो भ्रम है, भ्रम है। ओके, मिथ। ओके, सो एल्यूजन को यूज करते हैं सेंटेंस में। ओके, व्हेन ही आस्क्ड मी टू कैरी अ विंटर जैकेट इन समर, आई आस्क्ड हिम व्हाट द एल्यूजन वाज। दैट इज इनडायरेक्ट रेफरेंस किसके लिए कर रहे हो कि आर वी गोइंग टू अ कोल्ड प्लेस? एल्यूजन। ओके, it's an illusion if you think that without hard work you can succeed. It's an illusion if you think that you can succeed without hard work. It's illusion. अच्छा, थर्ड वाले में आते हैं, कोलिजन और कल्यूजन। कोलिजन और कल्यूजन स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। कोलिजन तो सर टक्कर, ओके,
The collision between the two vehicles could be heard 300 meters away. The collision between the two vehicles could be heard 300 meters away. और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. कल्यूजन का मतलब है कोई कुकर्म में साथ देना. The collusion of my nephew in the crime wasn't proved. Okay? अब ये दोनों बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, देखना. ऑफिशियल और ऑफिशियस, ये नेगेटिव वर्ड है और दोनों एडजेक्टिव. ऑफिशियल का मतलब है समथिंग दैट हैज टू डू विद रिलेटेड टू द ऑफिस और समथिंग दैट इज फॉर्मल इज ऑफिशियल. ऑफिशियस इज प्रिटेंशियस, दिखावा करना. दिखावा करना, इसीलिए मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा दिखावा करना ऑफिशियस. सेंटेंस देखना. द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज नॉट येट आउट. द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज नॉट येट आउट, फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं है. द न्यू मैनेजर्स ऑफिशियस एटीट्यूड इरिटेटेड मेनी. नया जो ऑफिसर आया है उसका जो प्रिटेंशियसनेस, उसका दिखावा कई लोगों को इरिटेट करने लगा. नाउ दिस वन, इमिनेंट और एमिनेंट दोनों ही एडजेक्टिव है. कैसे बता रहा हूं सर, चूंकि ईएनटी लगा हुआ है इसलिए दोनों एडजेक्टिव्स हैं, तो इसको एडजेक्टिव के तरह ही यूज करना पड़ेगा. ओके. इमिनेंट का मतलब है समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, होने ही वाला है, होने ही वाला है. और एमिनेंट का मतलब है फेमस. ओके. सो क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी इज इमिनेंट. क्लाइमेट का विनाश, क्लाइमेट का विनाश इमिनेंट है, होने ही वाला है. ओके. Many eminent personalities attended the conclave. Many eminent personalities attended the conclave. कई जाने माने व्यक्ति कॉन्क्लेव को अटेंड किया. कॉन्क्लेव माने मीटिंग. नाउ प्रीपोजिशन देखो कितना इंपॉर्टेंट है. 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं. कौन सा प्रीपोजिशन लिखना है? द पोस्ट ऑफिस विल कंपनसेट. कंपनसेट के साथ क्या लिखा जाता है? ये आपको एक लिस्ट याद करना ही पड़ेगा. मैंने बताया लिस्ट अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सर से मांगो और वहां से आपको लिस्ट मिल जाएगा. द पोस्ट ऑफिस विल कंपनसेट अस फॉर द लॉस. कंपनसेट के साथ फॉर लिखते हैं, और कंपनसेट के जैसा जो भी वर्ड होगा ना वो सबके साथ भी फॉर लिखते हैं. याद रखना, प्रीपोजिशन याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है, सिमिलर वर्ड्स, वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स टेंड टू टेक, मैंने बोला 100%, लेकिन टेंड टू टेक सिमिलर प्रीपोजिशंस. एक जैसे शब्द, एक जैसे मीनिंग वाले शब्द एक जैसे प्रीपोजिशंस लेते हैं. ये मैंने ऑब्जर्व किया, काम भी बहुत करता है. ओके. नाउ द सीन डैश ऑफ अस इज मैग्निफिसेंट, इजंट इट. हमारे सामने का जो सीन है बहुत सुंदर है नहीं? तो सीन इन फ्रंट ऑफ अस. तुम बोलोगे सर इन फ्रंट ऑफ, ये तीनों मिलाकर के प्रीपोजिशन है. हाँ, इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इट इज अगेंस्ट माई नेचर टू पिक अ क्वारल. टू पिक अ क्वारल, किसी के साथ लड़ाई झंझट उठाना, तो के साथ विद. इट इज अगेंस्ट माई नेचर टू पिक अ क्वारल विद समबडी. पिक अ क्वारल विद समबडी, क्वारल विद समबडी, आर्ग्यू विद समबडी, फाइट विद समबडी. देख रहे हो ये सब सारे वर्ड्स एक जैसे, तो विथ ही लिखते. हाई रूफ, ऊपर जाना है नीचे आना है, ऊपर जाना है, तो हम बोलते हैं आई कांट क्लाइंब अप दैट हाई रूफ. क्लाइंब अप दैट हाई रूफ. नीचे आना होता क्लाइंब डाउन लिखते, क्लाइंब डाउन लिखते, क्लाइंब अप दैट हाई रूफ. फिफ्थ सेंटेंस, इसको देखो. आई हैवंट सीन अ मूवी डैश द एंड ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी एंड के बाद से लेकर अब तक मैंने नहीं देखा है कोई मूवी. लेकर अब तक, उस समय से लेकर अब तक के लिए कौन सा वर्ड है? सिंस. सिंस का मतलब क्या है? उस समय से लेकर अब तक. सर इसमें अब तक नहीं है. सिंस का मतलब ही होता है उस समय से लेकर अब तक, और ये परफेक्ट टेंस पे यूज होता है सिंस. तो आई हैवंट सीन अ मूवी सिंस द एंड ऑफ फेब्रुवरी. फेब्रुवरी के आखिरी से लेकर अभी तक मैंने कोई मूवी नहीं देखा है. क्लियर? दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. ठीक है, तो लर्न दीज ग्रामर कॉन्सेप्ट्स विद टीम निष्ठा एंड इंग्लिश फंडा. ओके. फास्ट एंड इजी एंड वेरी लॉजिकल. याद रखना पूरा लैंग्वेज जो है वो लॉजिकली ही होता है. डाउनलोड आवर ऐप, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर सेट ऑफ questions. All the best to all of you. Bye bye.